गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं आपका टीचर गुलाम रसूल आपसे मुखातिब हूँ। डियर स्टूडेंट्स, हमारा 11th का और 12th का सिलेबस जो है वो कंप्लीट है। सिर्फ एक यूनिट जिसका नाम है स्टैटिस्टिक्स ये 11th में भी है और 12th में भी है। तो ये मैंने छोड़ रखा था इस उम्मीद के साथ कि शायद कोविड-19 के जो ये महामारी के हालात हैं इनमें सुधार आए तो हमारे स्कूल जो हैं वो ओपन हो जाएं। तो बेहतर था कि मैं क्लास में आपको ये समझाता। तो ऑनलाइन जो है इसको समझाना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि मेरे पास मैथमेटिकल जो एप्लीकेशन जो है उस नोइद की कोई एप्लीकेशन नहीं है। तो मैं चाहता था कि इसको क्लास में ही डिस्कस करें क्योंकि कोई पॉजिटिव चेंजेस जो वो नहीं देखने को मिल रही हालात के अंदर, तो मैं फिर इसको अब ऑनलाइन ही पढ़ाऊँगा। मेरा आज का टॉपिक जो है ये 11th स्टूडेंट्स के लिए भी है और 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है, दोनों के लिए। इसमें मैं बेसिक्स की बात करूँगा। 11th के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये नया है, लेकिन 12th के जो स्टूडेंट्स हैं उनको रिपीट करवाएंगे ताकि वो जो चीज़ें भूल गए हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें जो हैं वो बार बार आएंगी क्योंकि ये एक ही यूनिट है। हमारा सब्जेक्ट मैथमेटिक्स नहीं है, एजुकेशन है। तो अब एक साल में एक यूनिट कहीं पढ़ा हो तो वो भूल भी सकता है थोड़ा। तो मैं इसको 12th वालों को रिवाइज़ करवाऊंगा, जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं फिर उनको समझाने की कोशिश करूंगा। तो 11th वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये नया है। तो हमारा जो वर्ड है दैट इज़ स्टैटिस्टिक्स। इसको जो है वो रॉन्ग प्रोनाउंस ना करें, गलत तरीके से जो इसका तलफ़ुज़ अदा ना करें। इसका सही तलफ़ुज़, इसकी सही प्रोनाउंसिएशन क्या है? स्टैटिस्टिक्स, ये याद रखिएगा। तो हम सबसे पहले जो है इसका मीनिंग डिस्कस करते हैं। 11th क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं उनको ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, अलबत्ता जो 11th क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनको ये याद करना है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ सकते हैं, 12th वाले स्टूडेंट्स को ज़रूरत नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो स्टैटिस्टिक्स है यू में से दिस इज़ ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। ये मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है, एक शाख है। तो ये इसको हम साइंटिफिक मेथड भी कहते हैं। तो स्टैटिस्टिक्स इज़ ए ब्रांच ऑफ साइंटिफिक मेथड used in dealing with collection and classification of numerical facts। हमारे पास जो न्यूमेरिकल फैक्ट्स होते हैं, नंबर के अंदर फैक्ट्स होते हैं, हम उनको इकट्ठा करते हैं इसमें और उनको क्लासीफाई करते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर हमारे टेस्ट मैचेस हुए हैं तो हम हर खिलाड़ी जो है उसके रन्स जो है उनको हम लेंगे। एक ने 50 रन लगाए, एक ने 30 लगाए, एक ने 20 लगाए, एक ने कुछ भी नहीं लगाया, एक ने 2 रन लगाए। इसी तरीके से फिर सेकंड टेस्ट मैच में उन्हीं खिलाड़ियों ने डिफरेंट स्कोर्स लिए, फिर थर्ड टेस्ट मैच में अलग स्कोर लिए। तो हम इन स्कोर्स को इकट्ठा करेंगे। अब ये जो स्कोर्स हैं, ये जो नंबर्स हैं 30, 45, 2, 0, 1, ये सब क्या है? ये इसको हम स्कोर्स बोलते हैं। तो कलेक्शन का मतलब इनको इकट्ठा करना, क्लासीफाई का मतलब है कि इनको अलग अलग ज़ुमरे में बांटना, सबसे ज़्यादा, उससे कम, उससे कम, इस तरीके से हम इनको क्लासीफाई कर सकते हैं। तो एट प्रेजेंट यू में से दैट नोबडी कैन डिनाई द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। द वर्ड स्टैटिस्टिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड स्टेटस। ये लैटिन वर्ड स्टेटस से निकला है और इटालियन वर्ड स्टेट से निकला है। ये याद रखिएगा, मल्टीपल चॉइस में आ सकता है। अगर वो लैटिन वर्ड का पूछें तो फिर स्टेटस होगा, और इटालियन वर्ड का पूछें तो स्टेट होगा। तो जर्मन वर्ड में ये स्टैटिस्टिक्स ही है। ठीक है, तो स्टेट का मतलब यू में से दैट मीनिंग है पॉलिटिकल स्टेट, कोई कंट्री। तो एंशियंट टाइम्स में क्या होता था कि इसको पॉलिटिकल अरेंजमेंट जो है पूरे स्टेट्स की, पूरे वर्ल्ड में उनकी अरेंजमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता था। एक हिसाब, एक तखमीना लगाया जाता था, उसका हिसाब जो है उसको स्टैटिस्टिक्स बोलते थे। तो इट्स यूज़ हैज़ नो बीन ब्रॉडन। अब इसका जो यूज़ है वो चेंज हो गया है, ख़ास करके हमारी एजुकेशन में और साइकोलॉजी में
इसका बहुत इस्तेमाल होता है, बहुत इस्तेमाल होता है। हमारी जो एजुकेशन सब्जेक्ट, साइकोलॉजी का सब्जेक्ट, सोशियोलॉजी का सब्जेक्ट, हमारी जो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, हमारी ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, इन सभी में स्टैटिस्टिक्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। और स्टैटिस्टिक्स जो है अलग से एक सब्जेक्ट है जो आप 11th लेवल पे ऑप्ट कर सकते हो, फिर ग्रेजुएशन लेवल में ऑप्ट कर सकते हो, आप ऑनर्स भी कर सकते हैं स्टैटिस्टिक्स में। फिर यूनिवर्सिटी में स्टैटिस्टिक्स का डिपार्टमेंट होता है जहाँ पर आप पीजी कर सकते हैं, एमफिल कर सकते हैं, पीएचडी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी गर्ज जो है वो स्टैटिस्टिक्स के मीनिंग को जानने की है। तो स्टैटिस्टिक्स क्या है? एक मैथ की एक ब्रांच है जिसमें हम जो है डाटा कलेक्ट करते हैं, नंबर्स कलेक्ट करते हैं, फैक्ट्स कलेक्ट करते हैं जो नंबर्स की शक्ल में होते हैं, फिर उनको क्लासीफाई करते हैं और उन पे डिफरेंट मेथड्स लगा करके हम उनका नतीजा निकालने की कोशिश करते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, स्टैटिस्टिक्स जो है इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स? इसको क्यों एज ए सब्जेक्ट जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया? अब ये ब्रांच है मैथ की, तो अलग से बनाने की क्या ज़रूरत थी? क्योंकि इसकी नेचर जो है वो जनरल मैथमेटिक्स से हट के है, जनरल मैथमेटिक्स से हट के है। तो ये एक किस्म की, आप ये कहें कि एक किस्म का अप्लाइड मैथमेटिक्स है, अप्लाइड मैथमेटिक्स। तो व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स? फर्स्ट पॉइंट आप देखिए, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट ऑफ इम्पोर्टेंस, the statistics helps in understanding the related research literature in various subjects. Almost all books and research journals describe the procedure for treatment and analysis of data with the help of statistical technique. तो हमारे पीएचडी में जो थीसिस होते हैं पीएचडी का, उसमें एक चैप्टर होता है रिलेटेड रिसर्च लिटरेचर, यानी कि जिस नोयत की ये रिसर्च है, इस नोयत की और कितनी रिसर्च हुई हैं, तो उनकी जो फिगर्स होती हैं उनको हम क्लासीफाई करते हैं, उनको हम एनालाइज करते हैं, ताकि हमारी जो रिसर्च है, द रिसर्च इन हैंड, इसको फैसिलिटेट किया जा सके, इसके लिए कोई नतीजा अखज़ किया जा सके। तो एक प्रोसीजर है ट्रीटमेंट का, एनालिसिस का, कि जो डाटा हमारे पास है या हमारी जो रिसर्च है उससे रिलेटेड जो डाटा जो पहले कलेक्ट किया गया है, तो उसको एनालाइज करके अपनी रिसर्च के लिए कुछ हम हासिल कर सकते हैं। सेकंड आप देखिए, second topic, second importance, the statistics helps in understanding the related it helps the psychologists, counselors and guidance workers to make an effective appraisal of students ability and interest in the studies and their placement in jobs. तो मैं आपसे पहले जो है वो डिस्कस कर चुका हूँ कि स्टैटिस्टिक्स जो है वो साइकोलॉजिस्ट भी यूज़ करते हैं, हमारे जो गाइड और काउंसलर हैं वो भी यूज़ करते हैं। तो क्यों यूज़ करते हैं? कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं इनकी एबिलिटी जो है उसको जानने की कोशिश करते हैं, उनका इंटरेस्ट क्या है स्टडीज़ के अंदर, फिर जो है जॉब से रिलेटेड उनका जो एटीट्यूड है उसको एनालाइज करने के लिए। अब यहाँ पर डिफरेंट स्टैंडर्डाइज टूल्स जो हैं, कुछ क्वेश्चनियर या जो क्लोज्ड इंटरव्यूज़ या इन्वेंट्रीज, ठीक है, स्टेटमेंट की एक लिस्ट उनको दी जाती है और उनको कहा जाता है कि इनके सामने जो यस, नो और कैनॉट से क्वेश्चन मार्क, इनमें से किसी एक पर टिक कीजिए। तो वो टिक करते हैं, तो उसके बाद जो है वो आंसर इकट्ठे किए जाते हैं और उनको एनालाइज किया जाता है। उसकी वो जो ऑप्शंस होते हैं, जो हमारे बच्चे जो टिक करते हैं, जिनको वो क्वेश्चन या इन्वेंट्री या क्लोज्ड, आप ये कहें कि इंटरव्यू दिए जाते हैं या इंटरेस्ट शेड्यूल दिए जाते हैं, तो वो आंसर जो है उनको हम एनालाइज करने के बाद जो है हम उनको देखते हैं कि बच्चे का इंटरेस्ट क्या है, उसका एटीट्यूड क्या है स्टडीज़ में, उसकी एबिलिटीज़ क्या हैं वगैरह। तो थर्ड आप देखिए, थर्ड, इट हेल्प्स द टीचर एंड स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर टू एवालुएट द स्ट्रेटजीज इन्वॉल्व इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। आप टीचर भी यूज़ कर सकता है और स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन भी इसको यूज़ कर सकती है। किसके लिए? कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की जो स्ट्रेटजीज़ हैं उनको देखा जाए। मसलन कोई एक मेथड ऑफ टीचिंग हमने अप्लाई किया, किसी खास टॉपिक को पढ़ाया और उसके बाद हमने क्या किया कि बच्चों के स्कोर्स देखे, ठीक है, वो हमने रिकॉर्ड कर लिए।
फिर दूसरा टॉपिक पढ़ाया तो दूसरा मेथड ऑफ टीचिंग लगाया, फिर हमने बच्चों का टेस्ट लिया, हमने स्कोर्स देखे, फिर थर्ड मेथड लगाया, थर्ड टॉपिक पढ़ाया, बच्चों के स्कोर्स देखे, फिर उन्हीं को हमने 1-2 महीने के बाद जो है रिपीट किया और दोबारा उन जो मेथड ऑफ टीचिंग है उनकी रिलायबिलिटी और वैलिडिटी जानने की कोशिश की। तो यहाँ पर हमारे पास जो टैलीज आई तो उसकी बुनियाद पर हम कह सकते हैं कि इस नौइयत का जो टॉपिक है उसको पढ़ाने के लिए ये वाला फलां जो ये स्पेशल मेथड ऑफ टीचिंग जो है वो सूटेबल है। इसी तरीके से एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो अपने स्कूल के जो टीचर और दूसरे स्टाफ मेंबर्स हैं उन पे कुछ जो है माइक्रो लेवल की रिसर्च अप्लाई कर सकती है और उनसे जो टैलीस मिलेंगी तो उससे हम जो स्टाफ है स्कूल का उसकी जो जॉब सेटिस्फेक्शन के बारे में हम जान सकते हैं, उनका एडजस्टमेंट लेवल जान सकते हैं और उनका जो वर्क कल्चर के तय जो एटीट्यूड है उसको जान सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमको नंबर्स की शक्ल में मिलेंगी, जिसके बाद हम उस पर कोई मेथड लगाएंगे स्टैटिस्टिक्स का और एनालिसिस करके कोई नतीजा अखज़ करेंगे। इसी तरीके से आप नेक्स्ट चलिए 4 नंबर पे, It works as a basic tool for data analysis and provide information to educationists and educational planners. Literacy rate, dropout, teacher people ratio, number of students passing in an examination, etc. ये जितने भी मसाइल हैं हम इनको जान सकते हैं। मैंने आपसे पहले ही कहा कि इसमें एनालिसिस की जाती है। जो भी हम जानना चाहते हैं हम कोई स्टैंडर्डाइज मेथड लगा करके या कोई रिलायबल मेथड लगा करके हम उसको फिगर्स हासिल करेंगे, उसके बाद उसकी एनालिसिस करेंगे, उसका तज्जिया करेंगे तो उससे हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी। हम लिटरेसी रेट के बारे में हम देख सकते हैं, मसलन आपने कभी लिटरेसी रेट का कोई टेबल देखा हो। हम 1947 से लेकर के 1947 से हम देखते हैं कि हमारा टोटल लिटरेसी रेट क्या था, मैन जो है मेल का क्या था, फीमेल का क्या था। 1947 से लेके आज तक हम जो है हम कॉलम्स बनाएंगे और उनके सामने जो है हम लिटरेसी रेट लिखते जाएंगे और एंड में हम उनको कंपेयर करेंगे। कैसे कंपेयर करेंगे? कोई स्टैटिस्टिकल मेथड लगाएंगे तो एंड में हमें पता लगेगा कि किस साल में, आज़ादी के बाद किस साल में हमारा लिटरेसी रेट जो है वो फास्ट रहा है, ठीक है, या मेल में ज़्यादा रहा है या फीमेल में जो है ज़्यादा रहा है, या उसके बीच में क्या डिफरेंस रहा है। इसी तरीके से टीचर पीपल रिलेशन, यानी कि क्लास में स्टूडेंट और बच्चों की जो रेशो है वो क्या होनी चाहिए, स्टूडेंट जो है वो पास हुए हैं, किस सब्जेक्ट में ज़्यादा पास हुए हैं, किस में फेल हुए हैं, किस में वो नॉर्मल रहे हैं, ये सारी चीज़ें हम स्टैटिस्टिक्स की मदद से जान सकते हैं। नंबर 5 पे चलिए आप। इट हेल्प्स इन प्रिडिक्टिंग द फ्यूचर परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट इन ए कोर्स और सक्सेस in a job depending upon the kind of relationship obtained between predictor and the predicted। तो अब यहाँ पर स्टूडेंट्स की फ्यूचर परफॉर्मेंस उसके बारे में हम जान सकते हैं। मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि हम फॉर एग्जांपल मेथड ऑफ टीचिंग हम लगा रहे हैं और कोई स्पेशल टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं, फिर हमने उन मेथड ऑफ टीचिंग को रिपीट भी किया, उसके बिना पर हमें जो टेस्ट स्कोर्स मिले हैं तो हम ये कह सकते हैं कि बच्चे की फ्यूचर परफॉर्मेंस क्या होगी। या जॉब में हमने डेली बेसिस पे किसी स्टाफ मेंबर की या कहीं भी कोई भी डिपार्टमेंट हो वहाँ पर डेली बेसिस पे जो अचीवमेंट है किसी वर्कर की हम उसको रिकॉर्ड करते जाएंगे और हफ्ते के बाद और महीने के बाद उसकी एनालिसिस करेंगे और उसका तखमीना लगाएंगे, एनालिसिस करेंगे। उसके बाद हमें पता लगेगा कि आने वाले वक्त में जो है वो कितनी तरक्की कर सकता है। फॉर एग्जांपल मल्टी लेवल मार्केटिंग जो है MLM, इसमें जो फील्ड में वर्कर काम करते हैं तो उनकी सक्सेस को देखा जाता है कि उनका कवर अप कितना है, फिर उनका फॉलो अप क्या है, वो कितने लोगों को अपने साथ जोड़ पाए हैं, उनकी परचेज़ कितनी है, ठीक है, उनका पॉइंट वैल्यू कितना बना है। तो उसके बिना पर हम बता सकते हैं कि फ्यूचर में ये बंदा जो है इस लेवल तक जाएगा, ठीक है, और इसको ये इंसेंटिव्स मिल सकते हैं और ये पोजीशंस जो हैं वो मिल सकती हैं। 6 नंबर पे चलिए आप। इट फोकसेस us to be definite and exact in our thinking and procedure to be adopted in making the concepts। हम जितने भी कॉन्सेप्ट डेवलप करें या जितने भी डिसीजंस लें या जितनी भी प्लानिंग करें
तो स्टैटिस्टिक्स हमें क्या कहती है कि आप डेफिनेट रहें, महदूद रहें, टू द पॉइंट रहें और एग्जैक्ट रहें उसमें, थिंकिंग में और प्रोसीजर में। तो ये हमको डेविएट नहीं होने देती है। जिसमें जो इरेलीवेंट है उसको छोड़ दिया जाता है, जो फैक्चुअल है उसको लिया जाता है फिगर की शक्ल में और उसी पे गौर किया जाता है और उसी पे काम किया जाता है। नंबर 7, it helps us to describe, summarize and interpret meaning of performance of different individuals in any task in a group। एक ग्रुप में जितने भी इंडिविजुअल्स हैं, चाहे वो स्टाफ ले लें, चाहे वो स्टूडेंट्स ले लें या कोई फैक्ट्री के मुलाजिम ले लें, ठीक है, तो वहाँ पर उनकी जो परफॉर्मेंस है, जो पॉइंट मैंने अभी डिस्कस किया, उनकी परफॉर्मेंस, उनकी कारकर्दगी डेली बेसिस पे या जो है कि घंटे के एतबार से हम उनको रिकॉर्ड करते जाएं तो एंड में हम उनको डिस्क्राइब कर सकते हैं, उनकी तफसील बयान कर सकते हैं, उनका खुलासा बता सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये स्टैटिस्टिक्स से ही मुमकिन है। 8 पॉइंट, इट इनेबल अस टू ड्रा जर्नल कंक्लूजन्स। तो स्टैटिस्टिक्स हमें हेल्प करती है कि हम कोई जर्नल जो आम नताइज जो हैं वो निकालें, आम नताइज। तो आजकल जो रिसर्च हो रही है, चाहे एजुकेशन में है, साइकोलॉजी में है, जब उनकी रिसर्च फाइंडिंग्स आती हैं, रिजल्ट्स आते हैं, तो हम उनको जर्नलाइज करते हैं अपने समाज के अंदर, अपनी उसी रिलेटेड फील्ड के अंदर, अलाइड फील्ड के अंदर। तो जर्नलाइजेशन में भी ये स्टैटिस्टिक्स हमारी हेल्प करती है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप ये कह सकते हैं कि स्टैटिस्टिक्स जो है ये मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है, उसका एक ऑफ शूट है। तो ये एक अप्लाइड मैथमेटिक्स है। स्टैटिस्टिक्स क्या है? अप्लाइड मैथमेटिक्स है, जो हम आम अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं। जनरल मैथमेटिक्स में वो सारी चीज़ें जो हैं वो हम आम लाइफ में इस्तेमाल नहीं कर सकते। मतलब वो बहुत सारी चीज़ें जनरल मैथमेटिक्स में कुछ ऐसी होती हैं जो स्टेप बाय स्टेप किसी एक कंसेप्ट की तरफ ले जाती हैं, उसको समझाने की कोशिश करती हैं। और उसमें कुछ जैसे प्रोग्रामिंग होती है, कंप्यूटर के अंदर प्रोग्राम डेवलप किए जाते हैं, इस तरीके से जनरल मैथमेटिक्स में कुछ फार्मूला डेवलप करने के लिए उसको इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन एक अप्लाइड मैथमेटिक्स होता है जो आम जिंदगी के मसाइल के अंदर हम उसको अप्लाई करते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं। तो स्टैटिस्टिक्स जो है ये भी अप्लाइड मैथमेटिक्स है। तो इसके क्या इंपॉर्टेंस हैं? तो इम्पॉर्टेंस ने जब हमने डिस्कस किए तो इसके यूजेज सामने आए, इसके फ़ायदे, ठीक है, कि ये कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होती है। तो सबसे पहले ये हमारे एजुकेशन सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है, साइकोलॉजी में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। चाहे हम कोई किसी का इंटरेस्ट जानने की कोशिश करें, किसी का अचीवमेंट लेवल जानने की कोशिश करें, किसी बच्चों के जो मार्क्स हैं, ठीक है, हम उनको कंपेयर करने की कोशिश करें, जो हमारे जो स्टाफ मेंबर हैं हम उनकी परफॉर्मेंस को कंपेयर और एनालिसिस करने की कोशिश करें, या मेथड ऑफ टीचिंग्स जो हैं हम उनको जो है एनालाइज और इंटरप्रेट करने की कोशिश करें, ठीक है। हम लोगों का एटीट्यूड जानने की कोशिश करें, लोगों का एप्टीट्यूड जानने की कोशिश करें। तो हर जगह पे हम स्टैटिस्टिक्स का मेथड लगाते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम रा स्कोर लेते हैं। रा माने कच्चा। जिस तरीके से फ़र्ज़ करो आपने घर में सोफ़ा बनाना है या लकड़ी की अलमारी बनानी है, तो उसके लिए रॉ मटेरियल क्या हो गया? किसी पेड़ का कोई काटा हुआ लॉग, ठीक है, ठीक है। तो वो लॉग जो है फिर हम आरे पे ले जाएंगे, उसको एक शक्ल देंगे, ठीक है, जिसको हम टिम्बर की शक्ल देंगे। तो फिर वहाँ से उसको मिस्त्री लाएंगे घर में, तो मिस्त्री उसको अलग अलग जो पार्ट्स के अंदर ज़रूरत के एतबार से काटेगा, फिर उसको अलमारी की शक्ल देगा या सोफ़े की शक्ल देगा। तो सबसे पहले हमारे पास रॉ स्कोर थे, वो जो पेड़ का कोई काटा हुआ लॉग था वो। इसी तरीके से हमारे पास कुछ नंबर्स की शक्ल में स्कोर्स होते हैं, वो स्कोर्स हम लेते हैं और उसके बाद हम उनको कोई मैथमेटिकल जो टेक्निक लगा के, स्टैटिस्टिकल टेक्निक लगा के फिर एनालिसिस करके हम नतीजा जानने की कोशिश करते हैं। इसकी दूसरी मिसाल आप यूँ लीजिए कि कोई डॉक्टर है, किसी का इलाज करना चाहता है, तो सबसे पहले वो क्या करेगा? टेस्ट करवाएगा, खून का टेस्ट करवाएगा, पेशाब का टेस्ट करवाएगा, स्टूल का टेस्ट करवाएगा, वो दूसरी चीज़ों का टेस्ट करवाएगा। उसके पास क्या होगा कि टैलीस आएंगी, ठीक है, वो रीडिंग्स आएंगी डिफरेंट टेस्ट की। फिर उनको कंपेयर करके फिर वो ये डिसाइड करेगा कि इस बंदे को, इस पेशेंट को ये प्रॉब्लम है, और उसी के बेस पर फिर वो दवाइयाँ जो है वो तजवीज़ करेगा। तो सिमिलरली यहाँ हमारे स्टैटिस्टिक्स में भी ऐसा होता है। अब स्टैटिस्टिक्स में
जब हम शुरू करते हैं, जब इसका काम शुरू करते हैं तो क्या चीज़ें सामने आती हैं वो चीज़ हम देखते हैं। मसलन सबसे पहले है टेबुलेशन ऑफ डेटा। डाटा की जो डाटा है इसका हम एक टेबल बनाना है, इसको टेबुलेट करना है, जिन्हें इकट्ठा करना है, इसको कैसे करेंगे। तो रॉ स्कोर्स में बी क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स ऑफ डाटा, नेमली अनग्रुप डाटा और दूसरा ग्रुप डाटा। अब ये अनग्रुप डाटा क्या है और ग्रुप डाटा क्या है। अनग्रुप्ड मतलब जिसको ग्रुप नहीं किया गया, ग्रुप डाटा जिसको ग्रुप में डाला गया है। वो किस तरीके से, फर्ज करो आप आगे चलते हैं, जैसे ये है अनग्रुप डाटा, ठीक है, मैं अनग्रुप डाटा की बात करता हूँ। ये हमारे पास जो है स्कोर्स की ये एक लाइन है, आप ये देख लीजिए, ये स्कोर्स हमें मिले हैं, ये वाले स्कोर्स, ये हमारा ठीक है अनग्रुप डाटा है। ये 14 है, 5 है, 6 है, फिर ये 13 है, 16 है, 12 है, 9 है, 7 है, 8 है, ठीक है। ये फ़र्ज़ करो कि हमारे पास क्या था कि 20 मार्क्स का एक टेस्ट था क्लास में। अब बच्चों ने किसी ने क्या, कितने बच्चे थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 स्टूडेंट्स थे। हमें इनको एक टेस्ट दिया 20 मार्क्स का। तो किसी बच्चे ने 14 मार्क्स लिए, किसी ने 15 लिए, किसी ने 6 लिए, किसी ने 10 लिए, किसी ने 13 लिए। तो ये मार्क्स जो हैं, अब हमारे पास 10 स्टूडेंट्स हैं। अब हम इनको क्या कर सकते हैं कि हम इनको बड़ी आसानी के साथ जो है इस पर कोई स्टैटिस्टिकल मेथड लगा सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है। तो हम जो है एवरेज जान सकते हैं। फ़र्ज़ करो हम एवरेज जानने की कोशिश कर रहे हैं, तो एवरेज मार्क्स कितने थे, तो यहाँ पे ये एवरेज का दिया हुआ है। अब ये हम आगे चल करके पढ़ेंगे, 12th वाले स्टूडेंट्स ने ये पढ़ा हुआ है कि एवरेज कैसे निकालते हैं अनग्रुप डाटा की। यहाँ पर जो मकसद है वो ये बताना है कि अनग्रुप डाटा होता क्या है। ठीक है, अनग्रुप डाटा आपका ये है, ठीक है। सिंपल स्कोर्स दिए हैं, रॉ स्कोर्स, डायरेक्ट इसी के ऊपर हम कोई स्टैटिस्टिकल मेथड लगाएंगे। हम इनकी परसेंटेज निकालना चाहते हैं या इनकी एवरेज निकालना चाहते हैं या इनका हम कोई और कुछ और निकालना चाहते हैं, तो वो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। अब ये हो गया हमारा अनग्रुप डाटा, ठीक है, अनग्रुप डाटा यानी कि जो जिसको ग्रुप नहीं किया गया, अनग्रुप डाटा, ठीक है। तो अब हमारे पास आ गया ग्रुप डाटा, ठीक है। ग्रुप डाटा क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास ग्रुप डाटा। तो ग्रुप डाटा क्या होता है कि जिसको ग्रुप किया गया है। तो व्हेन द रॉ स्कोर्स आर कलेक्टेड फ्रॉम ए स्मॉल सैंपल इट इज़ नोन एज अनग्रुप डाटा, ठीक है। अब हम ग्रुप डाटा की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जब हमारे पास स्मॉल सैंपल है तो फिर हम वहाँ पर क्या लगाते हैं, जो रॉ स्कोर हमें मिलते हैं तो हम उसको अनग्रुप डाटा बोलते हैं, उसको हम ग्रुपिंग करने की ज़रूरत नहीं। तो ग्रुप डाटा क्या है, व्हेन द रॉ स्कोर्स आर कलेक्टेड फ्रॉम द लार्ज सैंपल। लार्ज सैंपल मतलब मोर देन 30 से ज़्यादा। अभी हमने जो अनग्रुप डाटा की बात की यहाँ पे सिर्फ 10 स्कोर्स थे ये वाले, ठीक है ना। ये वाले जो हमारे पास सिर्फ 10 स्कोर्स थे, ये वाले ये 10 स्कोर्स थे, ठीक है। अगर ये मोर देन 30 स्कोर्स होते, ठीक है, तो फिर हम क्या करते, हम यहाँ पे लगाते ग्रुप करते। तो हियर द कैलकुलेशंस आर नॉट मेड डायरेक्टली बट द क्लासिफिकेशन इज डन। द नंबर ऑफ क्लास इंटरवल मस्ट टेक इनटू कंसीडरेशन इन ग्रुप डाटा। अब यहाँ पे ग्रुप डाटा की शक्ल में आपको बताता हूँ कि ग्रुप डाटा कैसा होता है। ये देखिए, ये ग्रुप डाटा है, ये हमने ग्रुप डाटा, इसको हम क्लास इंटरवल कहते हैं। अब ये मोर देन क्या था कि 30 स्कोर्स थे। वो ये स्कोर्स कहाँ से हमें आए, पहले मैंने जो चीज़ आपको बताई, ठीक है, वो ये थी, दैट इज द 10 स्कोर्स, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास फ़र्ज़ करो ये वाले स्कोर्स हैं, इतने स्कोर्स हैं, 10 से ज़्यादा हैं, ठीक है। अब यहाँ पे 10 से ज़्यादा स्कोर हैं, तो अब हम यहाँ पे इसको अनग्रुप्ड नहीं रख सकते, इसको हमको ग्रुप करना है, ग्रुप बनाना है। तो किस शक्ल में ग्रुपिंग करनी है, इस शक्ल में करनी है हमने ग्रुपिंग। ये देख लीजिए, इसको क्लास इंटरवल बोलते हैं, इसमें हमने ग्रुपिंग करनी है। अब ये जो ग्रुपिंग है इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये देखिए, ये ग्रुपिंग में ये कितने, इनको हम क्लास इंटरवल बोलते हैं। कितने क्लास इंटरवल हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 ग्रुप्स हैं, ठीक है, 10 क्लास इंटरवल्स हैं। अब इनके बीच में जो है वो इसका साइज़ क्या है हर ग्रुप का, ठीक है। आप ले लीजिए 90 91 92 93 94, ठीक है, 5 का है, कितना इसका साइज ऑफ द क्लास इंटरवल कितना है, 5, ठीक है। अब यहाँ पे ले लीजिए
ये 55 टू 59, यहाँ पे गिन लीजिए 55, 56, 57, 58, 59 हो गए ना 5। यहाँ पर भी ये 5 है। तो साइज ऑफ द क्लास इंटरवल इज 5। तो नंबर ऑफ क्लास इंटरवल कितने हैं? 1, ठीक है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। ये हो गया नंबर ऑफ क्लास इंटरवल्स। और ये जो बीच में जो होता है ये दिस इज द साइज ऑफ द क्लास इंटरवल, ये याद रखना आप, ठीक है। अब ये बनाते कैसे हैं हम? नंबर जो हैं ये वाले नंबर, ये नंबर ऑफ क्लास इंटरवल ये कैसे तय करते हैं, और ये वाली जो बीच में जो चीज़ है साइज ऑफ द क्लास इंटरवल ये कैसे हम तय करते हैं, ये हम देखते हैं आगे। अब इसमें ग्रुपिंग करने के लिए, ठीक है, ग्रुपिंग करने के लिए हमें सबसे जो पहले हमें जो चीज़ चाहिए दैट इज़ अ रेंज, ठीक है। रेंज हमने देखना है कि रेंज क्या है, ठीक है, हमको रेंज देखना है। अब रेंज क्या होता है? व्हाट इज रेंज? रेंज यही दिया मैंने, ये हाईएस्ट स्कोर माइनस लोवेस्ट स्कोर, हाईएस्ट स्कोर माइनस लोवेस्ट स्कोर, एच माने हाईएस्ट, एल माने लोवेस्ट। ये याद रखना, ये फार्मूला है किसका? रेंज का। जो सबसे बड़ा स्कोर होगा उसमें से हम क्या करेंगे, सबसे छोटा जो स्कोर है वो हम निकालेंगे। फर्ज करो ये है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख लीजिए कि हमारा जो सबसे बड़ा स्कोर है वो क्या है और सबसे छोटा जो स्कोर है वो क्या है। तो आप ज़रा कोशिश करें इसको देखने की, ठीक है, कि क्या है। अब मेरे ख्याल से आप ये देखें कि 92 जो है, 92 ये सबसे बड़ा है, ठीक है, ये सबसे बड़ा है। और सबसे छोटा जो है वो कौन सा है? अगर हम देखते हैं यहाँ पे तो सबसे छोटा जो मुझे लग रहा है यहाँ पर ये शायद 47 एक लग रहा है, 47। उसके अलावा हम चलते हैं, ये 45 लग रहा है मुझे, ये वाला, ये 45, ठीक है। हमने क्या करना है, 92 यानी कि ये हो गया हाईएस्ट स्कोर माइनस 45, 45। तो ये कितना हो गया? 12 में से 5 निकले तो बाकी कितने बचे? 7। यहाँ हमारे पास रह गया 8, 8 में से 4 निकले तो 4 का क्या, 4 का 4, 47 आ गया हमारा रेंज, ठीक है। ये मैंने जो फार्मूला बताया था H माइनस एल, H माइनस एल, ये जो हमारा ये फार्मूला है H माइनस एल रेंज का। सबसे पहले हम एक ग्रुपिंग करने की मैं बात कर रहा हूँ। अगर ग्रुपिंग करेंगे तो हम सबसे पहले हम ऐसे ही करेंगे। ये जो हमारे पास रा स्कोर दिए होंगे हम देखेंगे इसमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। उस सबसे बड़े नंबर में से हम सबसे छोटे वाला नंबर उसको माइनस करेंगे, जो आंसर आएगा उसको हम बोलेंगे रेंज। तो ये आपको आ सकता है कहाँ पर आ सकता है? मल्टीपल चॉइस में, ये याद रखिएगा। अब मल्टीपल चॉइस जो है उसमें किस तरीके से आएगा, जैसे ये फार्मूला दिया हुआ H माइनस एल, ठीक है। आप ये देख लिए H माइनस एल। अब वहाँ पर वो क्या कह सकते हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए, ऑप्शंस में वो H प्लस एल भी दे सकते हैं, H प्लस एल ये भी दे सकते हैं, या इसी को उलट करके दे दें L माइनस एच, ठीक है, ये भी गलत है। ऊपर वाला भी ये भी गलत है और ये वाला भी गलत है। सीधी सी बात है, आपने याद रखना है H माने हाईएस्ट, बड़ा, सबसे बड़ा, L माने लोवेस्ट, ये सबसे छोटा। बड़े में से छोटा निकालना है, जैसे हमने अभी निकाला, ठीक है, 92 में से हमने क्या निकाला? 45 निकाला, तो 47 हमारे पास जो है वो रेंज आया। अब यहाँ पे जो रेंज के बाद जो है फिर हमको क्या करना है कि हमको देखना है कि हमने अब बनाने हैं क्लास इंटरवल, ठीक है। हमें क्लास इंटरवल बनाने, कौन से क्लास इंटरवल? ये वाले, ठीक है, क्योंकि हमारे जो स्कोर्स हैं वो 30 से ज़्यादा हैं। ये जो है ये वाला पेज देखिए आप, 30 से ज़्यादा हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि इसकी हम ग्रुपिंग करेंगे। ग्रुपिंग मतलब ऐसे करेंगे, ऐसे क्लास इंटरवल बनाएंगे। अब हमें क्या पता है कि ये क्लास इंटरवल कितने होने चाहिए और इनके बीच का जो ये साइज़ है ये वाला, ये कितना होना चाहिए। जैसे हम यहाँ पे 5 का है तो ये कितना होना चाहिए, वो कैसे बनाएंगे हम, ठीक है, उसके लिए हम डिस्कस करते हैं। ये 11th वाले और 12th वाले दोनों देखें इसको। 11th वालों के लिए नई चीज़ है और 12th वालों के लिए ये रिपीट कर रहा हूँ कि ये चीज़ें फिर आपको काम आएंगी
इसी मल्टीपल चॉइस जो है वो पूछेंगे। अब सबसे पहले आ गई बात क्लास इंटरवल्स की। अब क्लास इंटरवल जो है हम 10 से लेके 20 तक ले सकते हैं, ठीक है। क्लास इंटरवल जो है ये वाले 10 से लेके इनकी जो नंबर है 1, ठीक है, ये वाले जो हैं ये वाले 1 2 3 4 ये इनका नंबर जो है जहाँ यहाँ पे 10 क्लास इंटरवल हैं ये, ठीक है, 10 क्लास इंटरवल हैं। तो हम इनको 10 से लेके 20 तक ले सकते हैं, लेकिन जो रिकमेंडेड है, ठीक है, वो है 10 से 15 के बीच में ले लें, 10 से 15 के बीच में ले लें। आप रेंज देखेंगे हमारा रेंज कितना आया है, ठीक है, वो रेंज डिसाइड करेगा कि इनका नंबर कितना होगा और साइज ऑफ द क्लास इंटरवल कितना होगा। तो साइज ऑफ द क्लास इंटरवल जो है वो भी मोस्टली जो है 3 4 5, ठीक है, उसके बाद 10 और 20 तक ले सकते हैं जितना हमारा बड़ा डाटा होगा। तो मोस्टली जो रिकमेंडेड है साइज ऑफ द क्लास इंटरवल, ठीक है, जैसे 90 91 92 93 94 ये हो गए 5। तो 5 जो है 5 नहीं बल्कि ऑड नंबर, कोई ऑड नंबर किसको बोलते हैं, जो 2 से पूरा तकसीम नहीं होता है, ठीक है, उसको हम ऑड नंबर बोलते हैं। अब ऑड नंबर जो है वो रिकमेंडेड है कि अपना जो साइज ऑफ द क्लास इंटरवल है वो कोई ऑड नंबर होना चाहिए। वो क्यों होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मिड पॉइंट बड़ा आसानी से निकलता है। मिड पॉइंट माने मतलब बीच वाला नुक्ता, ठीक है, वो क्या, वो भी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम क्लास नंबर ऑफ क्लास इंटरवल और साइज ऑफ क्लास इंटरवल की बात करते हैं। अब क्लास इंटरवल जो है 10 से लेके 15 के बीच में हम लेंगे। अब इसमें हम क्या करेंगे कि फ़र्ज़ करो कि हमारा जो आया है कि रेंज वो आया है 47, मैंने आपको बता चुका हूँ 47 हमारा जो है वो रेंज आ चुका है। फ़र्ज़ करो हम क्या करना चाहते हैं कि हम 10 क्लास इंटरवल लेना चाहते हैं। 10 क्लास नहीं, हमारा जो साइज़ ऑफ द क्लास इंटरवल होगा वो 10 होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि 47 को हम तकसीम करेंगे 10 के साथ, ठीक है, तो हमारे पास आएगा 4.7। आप 4.7 की राउंडिंग करें, आ गया 5। तो हमारे पास 5 क्लास इंटरवल आते हैं, ठीक है। तो ये बहुत छोटे हो गए हैं, इस पर काम करना जो है ये इसको बड़ा टफ बना देगा, इसको बड़ा कॉम्प्लिकेटेड बना देगा। हम ये भी नहीं ले सकते। हम क्या करते हैं कि हम और थोड़ा ट्राई मारते हैं। हम क्या करते हैं कि हम जो हमारा रेंज आया है, ठीक है, हमारा रेंज कितना आया 47, जो अभी हमने निकाला 92 में से 45 निकाले तो 47 आया रेंज अभी जो हमने पढ़ा। तो हम क्या करते हैं कि साइज़ ऑफ द क्लास इंटरवल हम 5 लेते हैं, ठीक है। अब इसको हम तकसीम करते हैं, ठीक है, 47 को तकसीम करते हैं 5 पर, तो हमारे पास क्या आएगा आंसर, दैट इज़ 9.4, ठीक है। तो 9.4, तो ये 4 से कम 0.4 है, तो हम इसकी राउंडिंग करेंगे, हम इसको 9 ही ले लेंगे, ठीक है। तो 9 जो है वो ठीक रहेगा। तो इस तरीके से हम जो है वो क्लास इंटरवल और साइज़ ऑफ द क्लास इंटरवल जो है उसको हम डिसाइड करते हैं कि हमारा, या हम तो रेंज के साथ हम नंबर ऑफ़ क्लास इंटरवल को डिवाइड करें जितना हम लेना चाहते हैं, तो हमारे पास साइज़ ऑफ द क्लास इंटरवल आ जाएगा। या हम ये करें कि हम कितना लेना चाहते हैं साइज़ ऑफ द क्लास इंटरवल, उसको रेंज के साथ तकसीम करें तो हमारे पास नंबर ऑफ़ क्लास इंटरवल्स आ जाएंगे। दोनों तरीके हैं। तो मैंने आपको कहा था कि साइज़ ऑफ द क्लास इंटरवल जो है वो कोशिश करें कि कोई ऑड नंबर ही हो, ठीक है। एक नंबर ऑफ़ क्लास इंटरवल 2 बढ़ जाएं 2 कम हो जाए, या 1 बढ़ जाए या 1 कम हो जाए, उससे कोई जो फ़र्क नहीं पड़ेगा, ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं बन जाएगी। लेकिन हमें यहाँ पे एक फ़ायदा होगा ऑड साइज़ ऑफ द क्लास इंटरवल लेने से कि हमारे मिड पॉइंट जो है वो जल्दी जल्दी हो जाएंगे। एग्ज़ाम की बात होती है, वहाँ पे हमें कैलकुलेट करना पड़ता है। तो अगर ऑड होगा क्लास इंटरवल, हमको मालूम है कि बीच वाला जो है वो मिड पॉइंट निकलेगा। फ़र्ज़ करो 5 है, 2 इधर गए 2 इधर गए, तो बीच वाला क्या निकला, हमारा मिड पॉइंट निकला। ये हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। क्लास इंटरवल और साइज़ ऑफ द क्लास इंटरवल ये भी मैंने आपको बता दिया है कि कैसे होगा साइज़ ऑफ द इंटरवल। इसको हम जो है मोस्टली ऑड रखेंगे, और 3 4 5 10 और 20, ठीक है। मोस्टली हम इसको 5 जो है 5 6 के बीच में ही रखेंगे, इससे ज़्यादा नहीं जाएंगे, और कोशिश करेंगे कि ऑड ही हो। तो नंबर ऑफ़ क्लास इंटरवल्स कितने होंगे, ठीक है, नंबर ऑफ़ क्लास इंटरवल्स होंगे 10 से 15 के बीच में रिकमेंडेड हैं। अब टैलीज़ क्या होते हैं, व्हाट आर द टैलीज़।
तो टैलीज जो है, मैं टैलीज की शक्ल आपको दिखाता हूँ। टैलीज क्या होती हैं, ये देखिए, ये इनको बोलते हैं टैलीज। आप मज़ीद समझिए, देखिए ये टैलीज क्या है, ठीक है। ये है 90 to 94, इसके बीच में कितने नंबर आ रहे हैं, इसके बीच में कितने नंबर आ रहे हैं। तो यहाँ पे कितने आ रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे आ रहे हैं 4 5 6, ठीक है, 4 5 6 7 8, ये 8 आ रहे हैं। कैसे 8 आ रहे हैं, कि हमने क्या किया, हमने देखा क्या कि 90 और 94 के बीच में, ठीक है, कितने नंबर हैं, 90 और 94 के बीच में कितने नंबर आते हैं। कहाँ से पता लगा हमें, हमें जो रा स्कोर दिए हुए थे वहाँ से पता लगा। कहाँ है रा स्कोर, हम ये है, ठीक है। आप चलिए 90 और 94 के बीच में, ठीक है, अच्छा 90 to 94 हम यहाँ से शुरू करते हैं, ठीक है। हमारे पास 90 to 94, अब फर्स्ट लाइन जो है इसको देख लीजिए पहले, ठीक है। 90 to 94, यहाँ पर 91 वाला एक है, हम इसको काटेंगे, ठीक है, ये हो गया 1, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं फिर इस लाइन में, ठीक है। इस लाइन में कौन सा है, 90 to 90, ये 90 आ गया, ठीक है, हो गए 2। उसके बाद 90 वाला कोई नहीं है इधर, फिर इस लाइन में चलते हैं 90, तो फिर आगे हमारे पास क्या आ गया जी, 90 वाला इधर कुछ भी नहीं है। फिर हम इधर चलते हैं, ठीक है, यहाँ पर फिर 90 वाला एक आ गया, फिर यहाँ पर फिर 90 वाला आ गया एक, ठीक है। उसके बाद 91 वाला एक हमें और मिल गया, ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं है, इस लाइन में चलते हैं हम, इसमें हम देखते हैं क्या है, यहाँ पर हमें 90 वाला मिल गया एक, ठीक है। इस लाइन में हम चलते हैं, इस लाइन में, इसमें कितने आएंगे, 92 वाला मुझे मिल गया, यहाँ पर हमें 90 वाला एक मिल गया। इनको गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 नंबर आए ना। एक नंबर कितनी बार आएगा उतनी बार गिना जाएगा। अगर एक नंबर बार बार, जैसे 90 है तो 2 बार आया, यहाँ पे भी 90 आया, यहाँ पर भी, तो हम इसको दोबारा गिनेंगे। तो 90 से 94 के बीच में हमको कितने मिले, 8 नंबर मिले। तो आप यहाँ चलिए, आप देखिए 90 to 94, 90 to 94, ठीक है, 90 to 94 हमें 8 नंबर मिले, ये है 5 ये है और 3 ये है। यहाँ पर एक चीज़ आपने समझनी, आपको ये पता लग गया होगा कि टैलीज का मतलब क्या है। बस आपने इसको रोमन में थोड़ा लिखना है कि किस नंबर, किस साइज ऑफ द क्लास इंटरवल के बीच में जो नंबर है वो कितने हैं, वो हमने रा स्कोर्स की जो लिस्ट है वहाँ से गिननी है। तो अब यहाँ पे एक चीज़ है कि जैसे ये 1 2 3 और ये 4, ठीक है। अगर हमने 5 लिखना है तो हम इसको ऐसे लकीर लगा देंगे, बन जाएगा 5, ठीक है। फिर आगे 6 लिखना है 6, 7 लिखना है 7, फिर आगे 8 8, फिर 9 9, 4 लकीरें हम इकट्ठी मार सकते हैं। पाँचवीं लिखने के लिए हम इसको 4 को 5 ऐसे बनाएंगे, ये याद रखना, ठीक है। तो ये हो गई हमारी टैलीस, ये पता लग गया आपको कहाँ से हमने लिया, ये से रा स्कोर जो है, ठीक है। अब यहाँ से हमने ये टैलीस ली, ये वाली टैलीस कहाँ से ली, हमने रा स्कोर गिने, हर क्लास इंटरवल के सामने की जो जो बीच में जो स्कोर आते हैं हमने उनको गिना। अब ये क्लास इंटरवल शुरू होगा कहाँ से, ठीक है, हमारा जो लास्ट वाला जो नंबर आता है सबसे, हमारा जो रा स्कोर्स में जो सबसे लास्ट वाला नंबर है, हम जो साइज ऑफ द क्लास इंटरवल लेना चाहते हैं, जैसे हमने इधर लिया 5 का, जैसे 90 to 94, 90 91 92 93 94, ठीक है। तो 5 नंबर हो गए। तो ये जो पहला नंबर है ये वाला, ये यहाँ से शुरू होता है, ये मल्टीपल होना चाहिए साइज ऑफ द क्लास इंटरवल। तो हम बोलते हैं क्या, 9 5 द 45, तो ये है ऑलरेडी है, तो हमने 45 से शुरू किया। इस तरीके से 5 5 के ग्रुप बना के लास्ट में जो है हमारा आना चाहिए क्या, हाईएस्ट नंबर। अब 92 था तो यहाँ 94 आ गया, तो आ सकता है 1 2 नंबर आगे बढ़ जाए, कोई हर्ज नहीं है, हमारा ग्रुप बन गया है। तो हर्ज क्यों नहीं है, हर्ज क्यों नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो टैलीस आएंगी ये वाली, ये बता देंगी कि इसके अंदर स्कोर कितने हैं, ठीक है। तो हमारा सबसे बड़ा 92 था, ठीक है। तो जब हम पीछे देखते हैं, ये 92 था हमारा सबसे बड़ा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारे जो ये 92 था सबसे बड़ा, लेकिन हमारे यहाँ पे जो है 94 आ रहा है सबसे बड़ा जो जब क्लास इंटरवल। तो कोई बात नहीं, क्योंकि हमने एक चीज़ तो देखी है कि हमने जो क्लास इंटरवल शुरू किया है वो हमने सबसे छोटे नंबर से शुरू किया है, और वो हमने देखा है कि वो नंबर होना चाहिए जो साइज ऑफ द क्लास इंटरवल जो है उसका मल्टीपल हो। तो 5 जो है साइज ऑफ द क्लास इंटरवल है, तो 9 5 द 45, ठीक है, 9 5 द 45।
तो ये आता है। तो 45 हमारे पास है, ऑलरेडी है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट चलते हैं। अब क्लास इंटरवल हमने डिस्कस कर दिया, अब टैलीज भी डिस्कस कर दी। अब लोअर लिमिट क्या होती है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट, ये आपको पूछेंगे। अब लोअर लिमिट और अपर लिमिट क्या होती है, वापस आए पीछे, आप ये देखें। अब ये इस तरफ ये वाले स्कोर है, इस तरफ ये वाले स्कोर है। इधर वाला छोटा है, इधर वाला बड़ा है। इधर 45 है, इधर 49 है, इधर 50 है, इधर 54 है, इधर 60 है, इधर 64 है, इधर 65 है, इधर 69 है, इधर 70 है, इधर 74 है, इधर 75 है, 79 है। अब देखें कि ये लेफ्ट वाले जो है, लेफ्ट वाले नंबर ये वाले, ये छोटे हैं, इधर वाले जो है ये बड़े हैं। अब ये जो इधर वाला नंबर होगा, कौन सा, ये जो इधर वाला नंबर होगा, ठीक है, यहाँ से हम लेते हैं लोअर लिमिट, ठीक है, एल इसको लिख लेता हूँ मैं। ये जो नंबर इधर वाले हैं, इनसे हम लेंगे अपर लिमिट। अपर लिमिट, अपर माने बड़ा और लोअर माने छोटा। तो इसी में से मैंने एग्जांपल एक ली है, वो आगे मैं चल के बताता हूँ आपको, ठीक है। लोअर लिमिट, फ़र्ज़ करो हमारे पास क्या है, ये ठीक है 45 to 49, ये हमारे पास एक क्लास इंटरवल है। तो वो कह रहे कि इसकी लोअर लिमिट बताओ। तो लोअर लिमिट मैंने आपको बोला कि जो छोटा नंबर है लेफ़्ट साइड पे ये, ठीक है, तो इससे लेंगे। कैसे लेंगे, 0.50 कम करके। फ़र्ज़ करो आपके पास 45 रुपये हैं, 45 रुपये हैं। कोई कहता है कि इसमें से आप 50 पैसे निकाल दो, 98 निकाल दो, तो हमारे पास कितने बचे, 44.5 रुपये। कितने, 44.5 रुपये। तो 44.5, ठीक है, तो 44.50। तो लेफ़्ट साइड से छोटा नंबर जो है उससे हमने क्या किया, लोअर लिमिट ली। अब हमें कोई कहता है क्या करो कि अपर लिमिट बताओ जी। अपर लिमिट, अपर लिमिट मैंने आपको बताया कि जो इस तरफ का नंबर है ये वाला, ठीक है, बड़ा नंबर, इससे लेंगे। अगर लोअर लिमिट में हमने क्या किया था कि पहले नंबर में से 0.50 कम किया था, यहाँ पर हम अपर लिमिट में क्या करेंगे, इस नंबर को वही रहने देंगे, बस इसमें हम आगे क्या करेंगे, 0.50 मिला देंगे, ठीक है, 98 मिला देंगे। लोअर लिमिट में 98 कम करते हैं, अपर लिमिट में 98 ज़्यादा करते हैं, बस इतना ही है। तो यहाँ इसका अपर लिमिट क्या आ गया, 49.50। 49 को वही नंबर रहने दिया, 0.50 लगा दिया। तो डियर स्टूडेंट, आपको ये बात समझ आ गई होगी। अब मिड पॉइंट, मिड माने बीच वाला। अब मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, यहाँ से जो मैंने अभी आपको बात बताई, ठीक है, ये वाली मिड पॉइंट, ये जो हमारा साइज ऑफ द क्लास इंटरवल है, ये इसका जो बीच वाला नंबर है वो क्या है। जैसे इसके बीच में कितने नंबर हैं, 90 से 94 देखिए, 90, 91, 92, 94, 95। अब अपनी उंगली पे गिनिए, 5 उंगलियां गिनिए, बीच वाली उंगली लीजिए आप। 90, 91, 92, ये वाली उंगली आ गई आपका मिड पॉइंट। फिर 93, 94 अंगूठा आ गया आपका, ठीक है। तो ये बीच वाली उंगली आपका हो गया मिड पॉइंट, ठीक है। तो अगर ये अब क्या है, ये साइज ऑफ द क्लास इंटरवल ऑड है, ठीक है ना, 5 है, 5 है, तो इसलिए हमने बीच वाली उंगली पकड़ी। 3 होता तो एक उंगली दाएं तरफ, एक बाएं बीच वाली होती, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको कहता था कि जो ऑड साइज द क्लास इंटरवल है ये रिकमेंडेड है। अगर नहीं भी होगा तो तब भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम कैसे निकालेंगे, ठीक है, इसका जो फार्मूला है वो ये है, ये वाला फार्मूला। लोअर लिमिट लेनी है हमको, फिर प्लस फार्मूला है, UL का मतलब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो फ़र्ज़ करो हमारे पास ये है क्लास इंटरवल, ठीक है, इसका लोअर लिमिट क्या आ गया, ये 44.50, 45 का लोअर, अब है ना 45 से लेके 49, 5 का डिफरेंस है, ठीक है। 45 हमारे पास छोटा नंबर है, 49 बड़ा नंबर है। तो 45 जो लेफ़्ट साइड पे है ये, इसका लोअर लिमिट लेंगे, वो क्या आएगा, 0.50 कम करके, दैट इज़ द 44.50। अब हमने बीच में प्लस लगाया, अपर लिमिट क्या है, ये 49.50, ये हमने लगा दिया। अपर लिमिट हमारे पास जो है वो थी, ठीक है, ये वाली जो अपर लिमिट है 44.50, ये हमारे पास है, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, इसको आगे कैलकुलेट किया, मैथ जो हमने जर्नल बेसिक पढ़ा हुआ है, 44.50 लोअर लिमिट वहीं आई। तो 49.50 ये जो है इसको जमा किया, ये आया हमारे पास 5, नहीं इसको माइनस किया, 49.50 माइनस 44.50, इसको हमने माइनस किया तो हमारे पास आया 5। तो 2 जो है हमारे पास आ गया फार्मूले का, तो 5 डिवाइडेड बाय 2 आ गया हमारे पास 2.50।
इस 2.50 को 44.50 के साथ प्लस करो तो हमारे पास आ गया 47। तो आप यहाँ पे आप लगाएं हिसाब, गिनिए आप उंगली पे 45, 46, 47, ये हमारी बीच वाली उंगली आ गई, 48, 49 अंगूठा आ गया, तो आ गया ना मिड पॉइंट, ये 47 ये आ गया ना, ठीक है। तो ये जो है अगर इसको आप फर्दर देखिए तो ये ठीक है, ये मैंने लिखा हुआ है ये वाला, ठीक है, ये हमारा ये वाला जो है ये मैंने इसको यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, ये देखिए आप 45 ये है हमारा और 49 ये है, ठीक है। तो हमने बीच वाले सारे नंबर लिखे 46, 47, 48, तो 47 हमारे पास मिड पॉइंट। तो डियर स्टूडेंट्स ये था आज की जो बेसिक जो चीज़ें थी वो मैंने आपके साथ डिस्कस की। इसमें जो मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स और इम्पॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स हैं वो 12th वालों को ज़रूरत नहीं है, बाकी के जो पॉइंट्स हैं वो आप जो है वो समझ लीजिए। ये मैं 11th के साथ भी शेयर करूँगा और 12th के साथ भी शेयर करूँगा, तो ये बेसिक चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। इसके बाद जो 11th के सिलेबस में आएगा वो हम शुरू करेंगे बाज़ाब्ता तौर पर, फिर भी जो 12th के सिलेबस में आएगा वो बाज़ाब्ता तौर पे शुरू करेंगे। अब उसके बीच में ये जो चीज़ें आ रही हैं क्या, लोअर लिमिट, अपर लिमिट, मिड पॉइंट वगैरह, ये सारी चीज़ें जो हैं, फिर हम रेंज कैसे निकालना है, तो ये चीज़ें 11th वालों को भी ज़रूरत है और 12th वालों को भी ज़रूरत है। तो आप जो है इन चीज़ों को अच्छी तरीके से देख लीजिए। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। मैंने हर मुमकिन कोशिश की है कि मैं इसको बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करूं। तो डियर स्टूडेंट फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, कोई एम्बिग्यूटी है, आप मेरे पर्सनल नंबर पे फ़ोन कीजिए, तो मैं जो है आपको समझा दूंगा। बस पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।